कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये दो, एक ये और इससे अगली जो स्लाइड है हम इस पर स्पेंड करेंगे कि अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उनकी इक्वेशंस किस तरह से हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड की इक्वेशन है डेल डॉट ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू रो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये वाली जो पहली इक्वेशन है ये हमारे पास गॉसेस लॉ है, ठीक है। इसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइवर्जेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस है वो नॉन जीरो है, और ये हमारे पास यही गॉसेस लॉ है। और जबकि हमारे पास जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल टू जीरो है, ये हमें अलाउ करता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिख सकें। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और ये बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है जो एक कूलम्ब्स लॉ प्लस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो इनमें पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है। क्या इंफॉर्मेशन है? एक कॉलम्स लॉ है हमारे पास इसमें, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, और तीसरी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। हेल्महोल्ट्ज थ्योरम हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में, उसमें हमें बताया था कि क्वेश्चन ये रेज किया था कि क्या आप एक वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस गिवन हो, जिसकी कर्ल गिवन हो, क्या आप उसको यूनिकली फाइंड कर सकते हैं? तो उसमें एक आंसर, उसका आंसर ये था कि हाँ, आपको डाइवर्जेंस भी चाहिए वेक्टर की, आपको कर्ल भी चाहिए वेक्टर का, और फिर आपको बाउंड्री कंडीशन भी चाहिए, फिर आप होप कर सकते हैं कि आप यूनिकली इसको फाइंड आउट कर सको। तो इसमें भी यही इन्फॉर्मेशन आपके पास देखो, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, और साउथ बाउंड्री कंडीशन है, आप यूनिकली फिर फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब अगर आप मैग्नेटोस्टैटिक की बात करें, बिल्कुल इसमें भी वो दोनों ही हैं कि जो डाइवर्जेंस है मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे हमारे पास जीरो होगी, और हमेशा जीरो होगी। आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी चले जाओगे, वहाँ पर भी आप देखोगे कि ये जो डाइवर्जेंस है मैग्नेटिक फील्ड की वो जीरो है। और इसकी मैंने फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको बताई थी कि इसका मतलब है मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कहीं एक्सपेरिमेंटली अभी फाइंड नहीं किए गए। और दूसरा एम्पियर्स लॉ है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये जो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल है वो नॉन जीरो है, और उसी को हम एम्पियर्स लॉ कहते हैं। तो इसके भी आपके पास दो डाइवर्जेंस गिवन है, कर्ल गिवन है, और बाउंड्री कंडीशन के मैग्नेटिक फील्ड शुड बी जीरो एट इंफिनिटी। तो आपके पास जो इस बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक हमारे पास ये जो इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन, ये बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं जो कि बाउट सावर्ट लॉ प्लस सुपरपोजिशन है। ये कॉलम्स लॉ प्लस सुपरपोजिशन, और ये हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ प्लस सुपरपोजिशन। ये रही हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए इक्वेशन, और ये हमारे पास है मैग्नेटोस्टैटिक के लिए। और इसको हम दोनों को अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं एक और फॉर्म में, वो है मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर द फोर्स लॉ। तो आप लॉरेंस फोर्स जिसे हम कहते हैं, फिजिकल टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास अब चार्ज ऐसी फैसिलिटी में हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो आपके पास ये लॉरेंस फोर्स है उसके ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि डाइवर्ज करती है, डाइवर्ज इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और जबकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कर्ल करती है अराउंड अ करंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास करेगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्जेस अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। और जबकि आपके पास अगर करंट है, ये जैसे ये करंट है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, कर्ल करती है करंट अराउंड करंट। दूसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। एक ये प्रॉपर्टी है कि ये ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज से। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट बिगिन और एंड एनीवेयर, तो ये कहीं बिगिन, क्योंकि इसकी वजह हमने देखी थी कि इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिगिन होती है और एंड इस वजह से होती है क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में ये केस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल नहीं है। आपके पास जब भी आएंगे पेयर में आएगा, नॉर्थ साउथ इकट्ठे आएंगे, तो वो ना से कहीं से बिगन होती है और ना हमारे पास वो कहीं एंड होती है। और एम्पेयर ने सम पहली मरतबा ये स्पेकुलेट किया था कि आपके पास जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, ठीक है। अगर आपके पास चार्ज इन मोशन हो तो वो सारे जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट हैं वो इसको एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। क्योंकि उस वक्त मसला ये था, समझा ये जाता था, और कई लोगों ने थ्योरी भी डेवलप की है कि मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक में, उसी तरह नए पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा, नेगेटिव चार्ज में मैग्नेटिक मैग्नेटोस्टैटिक में भी होगा। तो इसको सामने रख के पूरी जो इसकी जो थ्योरी डेवलप की गई थी, बेशक इसके लिए कॉलम्स लॉ भी लिखा गया था, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल इसका एविडेंस नहीं मिला। तो अम्पेयर था जिसने फर्स्ट टाइम स्पेकुलेट किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में है तो सारे के साथ जो मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन हैं, वो इफेक्ट्स हैं, वो इससे इस इलेक्ट्रिक चार्ज जो मोशन में है इनके साथ एसोसिएट किए जा सकता है। टिपिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं हमें नॉर्मली लार्ज होती हैं एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक वंस, और आपके पास दोनों तभी एक ही केस में कंपेरेबल होती हैं, इकट्ठे या बराबर कह लें आप उसे। वो ये है कि आपके पास जब चार्जेस अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करने शुरू हो जाए, तो अगर चार्जेस आपके अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करना हो जाए तो फिर आप इनको कह सकते हैं कि ये बराबर एक ऑर्डर में आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं, मिल सकती हैं, या आप एक ही ऑर्डर में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्यों है ऐसा? ऐसा हमारे पास जो वो है कांस्टेंट है, उसकी वजह से, एक में कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट और दूसरे में कांस्टेंट हमारे पास म्यू नॉट है।